मार्च 1993, नई दिल्ली। जरा सोचिए, एक बेहद खुफिया और हाई लेवल मीटिंग चल रही है। हवा में एक अजीब सा तनाव है। कमरे में सिर्फ 4 लोग मौजूद हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, विदेश मंत्री दिनेश सिंह, आईबी चीफ एम.के. नारायण और रॉ चीफ जे.एस. बेदी। तभी रॉ चीफ एक ऐसी खबर देते हैं कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो बताते हैं कि मुंबई धमाकों के मुख्य आरोपी यानी मेमन परिवार इस वक्त दुबई में है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से वो बस हमेशा के लिए पाकिस्तान भागने ही वाले हैं। अगर ऐसा हो गया ना, तो वो दाऊद इब्राहिम की तरह हमेशा के लिए हमारी पहुंच से दूर हो जाएंगे। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक इसी तनावपूर्ण पल से शुरू होने वाले उस ऐतिहासिक और सीक्रेट मिशन को डिकोड करेंगे, जिसे दुनिया ऑपरेशन चाणक्य के नाम से जानती है। हम कूटनीति में समय बर्बाद नहीं कर सकते। आईबी चीफ की ये लाइन, ये वो अहम पल था जिसने उस पूरी मीटिंग का रुख ही बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, अगर दुबई सरकार के साथ ऑफिशियल बातचीत शुरू होती तो उसमें महीनों लग जाते और तब तक आईएसआई अपना काम कर चुकी होती। इस सीधे और स्पष्ट स्टैंड के बाद रॉ चीफ ने प्रधानमंत्री को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा दिलाया कि हिंदुस्तान अपने बेगुनाहों की जान का बदला जरूर लेगा, और वो भी कूटनीति की आम सीमाओं से बाहर जाकर। बस यहीं से एक अभूतपूर्व खुफिया मिशन की नींव रखी गई। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 257। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन बेगुनाह लोगों की संख्या है जिन्होंने 12 मार्च 1993 के उस काले दिन अपनी जान गंवाई थी। उस दिन महज 2 घंटे और 10 मिनट के अंदर पूरी बंबई में 12 भयंकर धमाके हुए थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार, ये सारी जगहें पल भर में मलबे में तब्दील हो गई थीं। 900 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए थे। हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारी पुलिस, सब गहरे सदमे में थे। इस ऑपरेशन के दांव असल में कितने ऊंचे थे, ये सिर्फ इस एक नंबर से साफ समझ आ जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? इसकी पृष्ठभूमि समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद बंबई में भयंकर दंगे हुए, जिनमें करीब 1000 लोगों की जान चली गई। आईएसआई ने इसी अस्थिरता को एक बड़े मौके के रूप में देखा। उन्होंने दुबई के एक आलीशान होटल में एक गुप्त बैठक बुलाई। इस मीटिंग में अंडरवर्ल्ड के बड़े-बड़े नाम शामिल थे, जैसे तौकीर जलियावाला, सैयद, दाऊद इब्राहिम और एक ऐसा स्मगलर जिसका इन दंगों में सब कुछ जलकर खाक हो गया था। उसका नाम था टाइगर मेमन। मैं बॉम्बे को जलाकर राख कर दूंगा। टाइगर मेमन के अंदर बदले की जो आग सुलग रही थी, आईएसआई को ठीक उसी की जरूरत थी। उन्हें भारत पर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला करने के लिए एक लोकल फेस चाहिए था, ताकि उन पर सीधे कोई शक न जाए। और टाइगर मेमन वो इस काम के लिए एकदम परफेक्ट मोहरा साबित हुआ। इसके बाद फरवरी 1993 में समुद्री रास्ते से आरडीएक्स, AK-46 राइफलें और ग्रेनेड की खेप भारत पहुंची, जिसे टाइगर मेमन ने खुले हाथों से रिसीव किया। अब आते हैं धमाकों के तुरंत बाद के हालात पर। जांच का जिम्मा सौंपा गया सबसे तेज तर्रार पुलिस अफसर राकेश मारिया को। उन्होंने मानो रातों रात सुरागों की पूरी एक कड़ी जोड़ दी। शुरुआत हुई वर्ली में मिली एक काले शीशे वाली मारुति वैन से, जो पूरी तरह से हथियारों से भरी थी। ये वैन रुबीना मेमन के नाम पर थी। इसके तुरंत बाद दादर में एक लावारिस स्कूटर मिला, जो याकूब मेमन के नाम पर था। और ये दोनों कड़ियां पुलिस को सीधे ले गईं माहिम की अल हुसैनी बिल्डिंग में, 6ठी मंजिल पर स्थित मेमन परिवार के आलीशान फ्लैट तक, जहां कमरों में आरडीएक्स भरा पड़ा था। लेकिन जांच का सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट तब आया जब पुलिस कमिश्नर समरा की टीम ने बिल्डिंग के कंपाउंड की तलाशी ली। वहां उन्हें 27 गत्ते के बड़े डिब्बे मिले, और उन पे क्या लिखा था? उन पर साफ साफ लाहौर और इस्लामाबाद की कंपनियों के नाम छपे हुए थे। रॉ ने जब गहराई से पड़ताल की तो पता चला कि इस्लामाबाद की ये कंपनी सीधे पाकिस्तान के कैंटोनमेंट इलाके में मौजूद थी, और इसका काम ही आरडीएक्स और बम बनाने का सामान तैयार करना था। ये इस बात का एकदम पक्का और स्पष्ट प्रमाण था कि इस पूरी साजिश के तार सीधे तौर पर कहां से जुड़े थे। अब इस पूरी कहानी का एक बहुत ही मानवीय और दिलचस्प पहलू देखिए। इन दोनों भाइयों के बीच का कंट्रास्ट। एक तरफ था टाइगर मेमन, एक स्कूल ड्रॉप आउट जो स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था और पूरी तरह से क्रूर था। और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई याकूब मेमन, एक बेहद पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे अवार्ड्स भी मिल चुके थे। धमाकों के बाद जब पूरा परिवार पाकिस्तान भाग गया तो कराची के एक आलीशान बंगले में आईएसआई की बंदूकधारी निगरानी के बीच याकूब को भयंकर अपराध बोध होने लगा।
वो समझ गया था कि वो लोग अब सिर्फ कैदी बनकर रह गए हैं। और यही वो पॉइंट था जहां परिवार के अंदर की दरार पूरी तरह से सामने आ गई। याकूब ने कहा, हम ऐसे सारी जिंदगी नहीं छुप सकते, हमें वापस भारत लौटना चाहिए। उसने परिवार को मना भी लिया, लेकिन टाइगर मेमन इस बात पर आग बबूला हो गया और उसने पाकिस्तान में ही रुकने का फैसला किया। ये चेक करने के लिए कि क्या वो सच में आईएसआई की नजरों से बचकर निकल सकते हैं, याकूब और उसके छोटे भाई ने जून 1994 में दुबई का एक ट्रिप किया। वो ट्रिप सफल रहा, किसी ने उन पर नजर नहीं रखी और इससे उनका हौसला काफी बढ़ गया। पर जैसा कि अक्सर होता है, प्लान इतनी आसानी से कामयाब नहीं होते। दुबई से याकूब ने दिल्ली में अपने एक दूर के रिश्तेदार आमिर को कॉल किया। आमिर इतना डर गया कि उसने याकूब को सीधे भारत आने के बजाय नेपाल के काठमांडू बुला लिया। फिर 24 जुलाई 1994 को जब याकूब वापस दुबई जाने के लिए काठमांडू एयरपोर्ट पर था, नेपाली सिक्योरिटी की नज़र उसके ब्रीफकेस पर पड़ गई। एक्सरे मशीन में फर्जी पासपोर्ट और कई देशों की करेंसी दिखी। थोड़ी सी कड़ी पूछताछ और याकूब टूट गया। उसने अपना असली नाम उगल दिया, जिसके बाद नेपाल पुलिस ने तुरंत दिल्ली में सीबीआई और रॉ को अलर्ट कर दिया। दिल्ली लाए जाने के बाद 28 जुलाई को रॉ के एक सेफ हाउस में याकूब से पूछताछ शुरू हुई और यहीं से रॉ के हाथ लगा इस केस का सबसे बड़ा जैकपॉट, जिसे जासूसी की दुनिया में द स्मोकिंग गन यानी एकदम अकाट्य सबूत कहते हैं। याकूब के उसी ब्रीफकेस के एक खुफिया हिस्से से एक ऑडियो कैसेट मिली। इस कैसेट में तौकीर जलियावाला, टाइगर और खुद याकूब की आवाज़ें रिकॉर्ड थीं। ये इस बात का सीधा, ठोस और चीख कर गवाही देने वाला प्रमाण था कि पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई इस पूरी साजिश को लीड कर रहे थे। जासूसी का ये खतरनाक खेल अब बिल्कुल अपने चरम पर था। रॉ ने उसी दिन आमिर को भी हिरासत में ले लिया और रॉ चीफ ने आमिर को एक बहुत ही कड़ा अल्टीमेटम दिया। उसे और उसके परिवार को सुरक्षा तभी मिलेगी जब वो सीधे शेर की मांद यानी दुबई जाएगा और बाकी बचे मेमन परिवार को वापस भारत लाएगा। ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि काठमांडू से याकूब के अचानक गायब होने के बाद से ही आईएसआई फुल हाई अलर्ट पर आ चुकी थी। आमिर दुबई पहुंचता है और वहां का माहौल उसे अंदर तक डरा देता है। दुबई की सड़कों पर चलते हुए उसे बार बार ये एहसास होता है कि आईएसआई के एजेंट लगातार उसका पीछा कर रहे हैं। वो जिस टैक्सी में बैठता, पीछे एक रहस्यमयी काली गाड़ी हमेशा लगी रहती। इस खौफनाक निगरानी ने आमिर की हिम्मत तोड़ दी। उसने घबराकर तुरंत रॉ को फोन किया और बताया कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है और उसकी जान खतरे में है। और यहीं इस पूरी कहानी में एंट्री होती है एक गुमनाम हीरो की। रॉ ने तुरंत आमिर को एक लोकल हैंडलर असाइन किया, जिसका नाम था शफीक। अब ये शफीक बाहर से देखने में सिर्फ एक आम टैक्सी ड्राइवर लगता था, जो 22 साल से दुबई में गाड़ी चला रहा था। लेकिन असल जिंदगी में वो रॉ का एक बेहद टॉप टियर और भरोसेमंद एजेंट था। शफीक ने आमिर को साफ हिदायत दी कि आईएसआई की नज़रों से बचने के लिए वो अब से सिर्फ और सिर्फ उसी की टैक्सी में सफ़र करेगा। इस पूरे ऑपरेशन में किस्मत ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 21 अगस्त 1994 का दिन था। निराश और थका हुआ आमिर अच्छे कबाब खाने के लिए दुबई के दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट में गया और वहां इत्तेफाक से क्या होता है, वो याकूब के छोटे भाइयों सुलेमान और ईसा को पार्सल लेते हुए देख लेता है। बातों बातों में पता चला कि याकूब की पत्नी राही ने अभी एक बच्ची को जन्म दिया है, इसलिए पूरा डरा हुआ परिवार एक छोटे से होटल क्लब में छिपा बैठा है। आमिर बिना वक्त गवाए वहां पहुंचा और परिवार को भारत लौटने के लिए कन्विंस कर लिया। अब शुरू होता है इस मिशन का सबसे थ्रिलिंग चेज सीक्वेंस। जब आमिर इंडियन एम्बेसी से परिवार के पासपोर्ट पर वीजा लगवाकर निकल रहा था, तो शफीक ने नोटिस किया कि आईएसआई की 3 गाड़ियां उनके ठीक पीछे लगी हैं। शफीक ने कमाल की फुर्ती दिखाई। उसने अपनी गाड़ी एक बड़े शॉपिंग मॉल के मेन गेट पर रोकी। आमिर तेजी से मॉल के अंदर भागा और बिना रुके सीधे पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया, जहां शफीक पहले से ही इंजन स्टार्ट किया उसका इंतजार कर रहा था। आईएसआई के एजेंट मॉल के अंदर ही उन्हें ढूंढते रह गए। रॉ चीफ ये बहुत अच्छे से जानते थे कि आईएसआई ने लोकल इमिग्रेशन के साथ मिलकर दुबई एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है। अगर मेमन परिवार वहां जाता तो उन्हें वहीं से अरेस्ट करके वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता। इसलिए रॉ ने एक बहुत ही सनशानी कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने दुबई एयरपोर्ट वाले रास्ते को पूरी तरह से इग्नोर किया और भारतीय राजनयिक प्रभु दयाल को ऑर्डर दिया कि वो दुबई से 26 किलोमीटर दूर शारजा एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए परिवार को सीक्रेटली बाहर निकालें। निकासी के वो आखिरी कुछ घंटे
इमेजिन कीजिए वहां कितनी टेंशन रही होगी। प्रभु दयाल ने अपने डिप्लोमेटिक पावर का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी आधिकारिक मर्सिडीज, जिस पर शान से भारत का झंडा लगा था, और एक मिनी बस का इस्तेमाल किया। पूरे परिवार को एक टाइट सुरक्षा घेरे में रखकर शारजहां पहुंचाया गया। और फाइनली 25 अगस्त 1994 को ये परिवार दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। और आईएसआई के एजेंट वो बस दुबई एयरपोर्ट पर खाली हाथ खड़े इंतजार ही करते रह गए। पर रुकिए, कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। एक आखिरी अड़चन अब भी बाकी थी। याकूब की पत्नी राहिन मेमन दुबई में इंडियन एम्बेसी के एक सेफ हाउस में फंसी थी, क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। अब ऐसे में रॉ ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। प्रभु दयाल ने दुबई में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, जहां रोती हुई राहिन ने पूरी दुनिया की मीडिया के सामने भारत सरकार से एक इमरजेंसी पासपोर्ट जारी करने की पब्लिक अपील की। ये पब्लिक प्रेशर वाली ट्रिक पूरी तरह काम कर गई। भारत सरकार ने तुरंत एक इमरजेंसी पासपोर्ट जारी किया और 4 सितंबर 1994 को राहिन मेमन अपनी नवजात बच्ची जुबैदा को लेकर सुरक्षित दिल्ली लैंड कर गई। इसी के साथ ऑपरेशन चाणक्य को पूरी तरह से सफल घोषित कर दिया गया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन की कामयाबी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक जीत थी जिसने आईएसआई के उस बड़े घमंड को चकनाचूर कर दिया था कि वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद काम शुरू हुआ हमारी न्याय व्यवस्था का। पुख्ता सबूतों के आधार पर टाडा कोर्ट में लंबा मुकदमा चला। याकूब मेमन को धमाकों की साजिश रचने और उसे फाइनेंस करने का मुख्य दोषी पाया गया और आखिरकार 2015 में उसे फांसी की सजा दी गई। परिवार के कुछ सदस्यों को उम्र कैद हुई और कुछ को सबूतों के अभाव में बरी भी किया गया। हालांकि मास्टरमाइंड टाइगर मेमन आज भी पाकिस्तान में एक भगोड़े की तरह अपनी जिंदगी काट रहा है। तो आज की ये पूरी चर्चा, ये विस्तृत विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब बेगुनाहों का खून बहता है और किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर होती है, तो क्या लंबी चलने वाली कूटनीति का इंतजार करना सही होता है, या फिर ऑपरेशन चाणक्य जैसे गुप्त और रिस्की कदम उठाना वक्त की जरूरत बन जाता है? इन दोनों के बीच का ये संतुलन ही शायद नेशनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी चुनौती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये सफर आपके लिए काफी जानकारी भरा रहा होगा।